राघव चड्ढा की कुल पहचान दो वजहों से है। एक तो अरविंद केजरीवाल के कृपा पात्र हैं और इसी वजह से आम आदमी पार्टी में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए विधायक से राज्यसभा के सांसद तक बन गए, और दूसरा कि वे बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के पति हैं। दोनों की हाल ही में शादी हुई है। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, इसलिए उनके शौक भी केजरीवाल से मिलते जुलते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए हैसियत से बड़ा शीश महल बनवा लिया, राघव चड्ढा वैसा तो नहीं कर सकते, इसलिए अपनी हैसियत से बड़े सरकारी बंगले में जमकर बैठ गए। जब उनसे बंगला खाली करने को कहा गया तो कोर्ट पहुंच गए। दावा ये कि वे जब तक राज्यसभा के सदस्य रहेंगे तब तक इसी बंगले में रहेंगे। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को तगड़ा झटका दे दिया। असल में कोर्ट ने पहले अंतरिम आदेश दिया था कि उनसे फिलहाल बंगला खाली न करवाया जाए, लेकिन कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है। अब राघव चड्ढा को टाइप 7 का बंगला खाली करना होगा और जितने बड़े बंगले के वे हकदार हैं उन्हें आवंटित किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सचिवालय की याचिका पर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि बंगले का अलॉटमेंट रद्द होने के बाद राघव चड्ढा का उस बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा होने तक उनका इस बंगले पर रहने का अधिकार बनता ही है। दरअसल राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली के पंडारा रोड स्थित टाइप 7 का बंगला आवंटित हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि पहली बार सांसद बने राघव चड्ढा इसके लिए अधिकृत नहीं थे। नियम के तहत पहली बार सांसद बनने वाले नेताओं को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है। अपनी भूल सामने आने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया था, जिसे राघव चड्ढा ने चुनौती दी और कहा कि बतौर सांसद उन्हें एक बार निवास आवंटित हो गया है तो सांसद रहते हुए वे उसे खाली नहीं करवा सकते। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता बतौर राज्यसभा सांसद अपने पूरे कार्यकाल में बंगले में रहने का अधिकारी नहीं हो सकता। अगर उसका आवंटन खारिज हो जाता है तो उन्हें उसे खाली करना ही होगा। राज्यसभा सचिवालय के वकील ने कहा, दलील देते हुए कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप 7 बंगला। पटियाला हाउस कोर्ट में राघव चड्ढा को बंगला खाली करने के मामले में लगाई गई अंतरिम रोक को हटाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस को सही ठहराया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा के पास टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि ये केवल एक सांसद के रूप में उन्हें दिया गया विशेषाधिकार था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुजरिम भी पकड़ा गया, सबूत भी, गवाह भी मौजूद है और जुर्म के साझेदार भी। जो थोड़ी बहुत कसर है वो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी ने पूरी कर दी। मतलब कि संजय सिंह लंबा नप गए। हालांकि ईडी के सामने संजय सिंह अब तक अपने अपराध को कबूल नहीं कर रहे हैं, पर ईडी के सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे हैं। बाहर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा शराब घोटाला ही फर्जी है और ईडी के पास संजय सिंह को 2 करोड़ की रिश्वत लेने के पक्के सबूत भी हैं और गवाह भी। रिमांड के पहले संजय सिंह से ईडी अधिकारियों ने घंटों सवाल पूछे। ईडी ने संजय सिंह के 2 करीबियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से भी लंबी पूछताछ की थी। सूत्रों का कहना है कि सर्वेश मिश्रा ये कबूल कर चुका है कि दिनेश अरोड़ा ने 1 करोड़ उसे दिए थे, जो बाद में संजय सिंह को दे दिए गए। संजय सिंह को 2 किश्तों में 2 करोड़ दिए गए थे। अब ये संजय सिंह को बताना है ये पैसे उन्होंने पार्टी को दिए या खुद रख लिए। पूछताछ के लिए बनाई गई ईडी की स्पेशल टीम ने तीनों के बयान लिए और संजय सिंह को ईडी के 100 से ज्यादा सवालों के जवाब देने हैं। सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। ईडी की पूछताछ वाली स्पेशल टीम में शामिल अधिकारी वो हैं जिनमें से कुछ ने शराब घोटाला की जांच की, जबकि वो अधिकारी भी टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने कारोबारी और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा का बयान लिया। संजय सिंह भले ही खुद को बेकसूर होने की बातें कह रहे हैं, मगर ईडी हर तह तक पहुंचना चाहती है। ईडी को शराब घोटाला मामले में संजय सिंह से जुड़े 3 किरदारों के बारे में मालूम चला है। इसमें से 2 सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को तो ईडी ने समन भेजकर बुलाया है, मगर इसमें तीसरा किरदार वो शख्स है जिसने डिलीवरी मैन बनकर संजय सिंह के घर पर कैश को सर्वेश मिश्रा तक पहुंचाया। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उसे लगता है कि उसके पुख्ता सबूतों के जरिए संजय सिंह को सजा दिलाई जा सकती है। सांसद संजय सिंह से कुल मिलाकर 2 राउंड में सवाल पूछे गए। इनमें से ज्यादातर सवाल वो हैं जिन्हें सर्वेश मिश्रा से पूछताछ के बाद जोड़ा गया। ईडी ने यह भी कहा है कि संजय सिंह की तरफ से पूछताछ में सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। आइए जानते हैं 2 राउंड में संजय सिंह का सामना किन सवालों से हुआ।
ईडी ने संजय सिंह से पूछा कि आपके सरकारी आवास पर लेन देन के पुख्ता सबूत हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, और ये कि आपके फोन में शराब घोटाले से जुड़े लोगों के नंबर मौजूद हैं, क्या इसकी वजह जानी जा सकती है? आपने दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ क्यों लिए? दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से क्यों करवाई? दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में यह क्यों कहा कि उसने आपको पैसे दिए हैं? संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहना है। ईडी इस दौरान शराब घोटाला से जुड़े लोगों और संजय सिंह को आमने सामने बैठाएगी और उनसे सवालों को पूछा जाएगा। संजय सिंह का सामना दिनेश अरोड़ा से भी होने वाला है। दिनेश अरोड़ा ही शराब घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें दिनेश अरोड़ा को आरोपी बताया गया है, लेकिन अब वह सरकारी गवाह बन चुका है। उसने संजय सिंह के कहने पर आपके लिए फंड इकट्ठा किए। अरोड़ा ने पैसे इकट्ठा किए और फिर उसे चेक के जरिए सिसोदिया को सौंपा। ईडी का कहना है कि शराब नीति के जरिए कुछ व्यापारियों को फंड के बदले में फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ वरुण गांधी लगातार हमलावर रहते हैं। मामला किसान आंदोलन का हो या फिर कोई दूसरा, वरुण गांधी की जुबान किसी विपक्षी दल के नेता से ज्यादा तेज चलती है। कहते हैं कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, इस वजह से वे नाराज हैं। लेकिन नाराज होने का हक सिर्फ वरुण गांधी को ही नहीं है, बल्कि बीजेपी को भी है। असल में 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले भी वरुण गांधी ने ऐसा ही किया था। तब इस बात की चर्चा काफी हुई थी कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा अंदर ही अंदर काफी सक्रिय भी दिखाई दी। लेकिन 2019 में मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों को टिकट मिला और दोनों चुनाव जीत भी गए। लेकिन एक बार फिर वरुण गांधी करीब 3 साल से अपनी ही सरकारों के खिलाफ सक्रिय हैं, इसलिए माना जा सकता है कि 2024 के चुनाव में उनका टिकट कट सकता है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव में मेनका गांधी का भी टिकट कट सकता है। भाजपा ने इसी वजह से सुल्तानपुर और पीलीभीत में नए चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि सुल्तानपुर के भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय सांसद मेनका गांधी से खफा हैं। मेनका गांधी की संसदीय क्षेत्र में मौजूदगी कम रहती है। इसको लेकर बीजेपी नेता नाराजगी जता रहे हैं और भाजपा ने भी इस पर ऐतराज जताया। संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी मेनका अधिकांश समय अनुपस्थित ही रहती हैं। सर्वे रिपोर्ट पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी के खिलाफ है। भाजपा का स्थानीय संगठन भी पूरी तरह से संसद के विरोध में है। वरुण की बयानबाजी के बाद पार्टी नेतृत्व ने भी इस बार पीलीभीत में प्रत्याशी बदलने का मन बना लिया है। पार्टी वहां से प्रदेश सरकार में कुर्मी समाज के एक राज्य मंत्री को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी बीते 3 वर्ष से भाजपा से दूरी बनाए हैं। वरुण गांधी न तो विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए, न ही संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वरुण अक्सर केंद्र सरकार के निर्णयों और प्रदेश की व्यवस्था के खिलाफ मुखर भी होते हैं। भाजपा के सीनियर पदाधिकारी ने बताया कि मेनका गांधी और वरुण गांधी केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कभी तुष्टीकरण, कभी जाति की खुलकर सियासत करने वाली कांग्रेस और उसमें लंबा वक्त बिता चुके वैसे तो कांग्रेस में नहीं है। राज्यसभा सीट के लालच में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और अखिलेश यादव की मदद से राज्यसभा पहुंच गए और फिर वही सियासत शुरू कर दी जो वो कांग्रेस में रहते हुए करते थे। वे जानते हैं कि कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था जिसमें क्या है ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि कपिल सिब्बल को जैसे ही मौका मिला वे चीन की फंडिंग से लेकर अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के विवादित क्षेत्र साबित करने पर तुले न्यूज क्लिक के मालिकों को बचाने हाईकोर्ट पहुंच गए। हालांकि हाईकोर्ट में उन्हें सफलता नहीं मिली तो अपनी खींच पीएम मोदी पर निकालने लगे। असल में उन्होंने पीएम मोदी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को कानून व्यवस्था की जगह वोट बैंक की राजनीति करने वाला दल बता दिया था। कपिल सिब्बल ने सवाल किया, क्या बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को पहले ओबीसी पीएम के रूप में पेश करना वोट बैंक की राजनीति नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कपिल सिब्बल का ये तंज मोदी के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने जोधपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जब कानून और व्यवस्था ऐसी स्थिति में होती है तो कोई निवेश नहीं होता और व्यापार प्रभावित होता है। लेकिन कांग्रेस को कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, उसे राजस्थान की भलाई से ज्यादा अपने वोट बैंक की परवाह है।
एक्स पर लिखे पोस्ट में कपिल सिब्बल ने आगे तंज कसते हुए लिखा कि मोदी जी, आपने कहा कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, कानून व्यवस्था की नहीं। पर आप बताइए कि कानून कहां है, आदेश कहां है? क्या ईडी और सीबीआई ही कानून है? मणिपुर आदेश है। कपिल सिब्बल ने आगे लाइन में लिखा, बीजेपी मोदी जी को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बताती है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? कपिल सिब्बल यूपीए सरकार में दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। इन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी और अब पीछे के दरवाजे से विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो गए और खुद को विपक्षी गठबंधन के नेता के तौर पर पेश करने लगे। उन्होंने अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर चुनावी मंच इंसाफ की स्थापना भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ईडी और सीबीआई की कस्टडी में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने काफी वक्त बिताया, लेकिन वैसे आरोप दोनों में से किसी ने ईडी पर नहीं लगाए जैसे एक दिन की कस्टडी बिताने के बाद संजय सिंह ने लगाए। माना जा रहा है कि इन आरोपों के पीछे संजय सिंह की सोची समझी रणनीति है। वजह ये कि दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ की रिश्वत लेने की बात ईडी साबित कर चुकी है और इस बात के पक्के सबूत और गवाह उसके कब्जे में हैं। संजय सिंह इसी वजह से परेशान हैं। इसी से बचने के लिए उन्होंने ईडी पर आरोप लगा दिया कि ईडी उन्हें टॉर्चर करना चाहती है और उनको खतरा है। हालांकि संजय सिंह के आरोप भी काल्पनिक ही लगते हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन लॉकअप में ट्रांसफर करने के लिए काल्पनिक आधार बना रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि लोकल थाने के लॉकअप में उन्हें सीसीटीवी की नजर से दूर यातना दी जा सकती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया। अपने वकीलों के जरिए सांसद संजय सिंह ईडी द्वारा अजीब वजहों के आधार पर 5 अक्टूबर को देर रात पुलिस लॉकअप में शिफ्ट करने की कथित कोशिश का आरोप लगाते हुए खुद को खतरे की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को हिरासत में पहली रात के बाद संजय सिंह से मुलाकात के बाद उनकी ओर से आवेदन दायर करने वाले वकील डॉक्टर फारूक खान, चंगेज खान और प्रकाश प्रियदर्शी ने कहा कि देर रात ईडी ने उन्हें वहां से शिफ्ट करने की कोशिश की। संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि ईडी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित अपने मुख्यालय के परिसर से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करने की कोशिश की। इसके पीछे उस सेल में कीटनाशक के छिड़काव का हवाला दिया गया जहां उन्हें रखा गया था। संजय सिंह के वकीलों की तरफ से दी गई एप्लीकेशन में कहा गया कि शिफ्टिंग के कारण के बारे में पूछे जाने पर बहुत ही अजीब जवाब दिए गए। उन्हें बताया गया कि शिफ्टिंग में कीटनाशकों के उपयोग की वजह से की जा रही है। एप्लीकेशन में यह भी कहा गया संजय सिंह को उचित आशंका थी कि उन्हें टॉर्चर करने के लिए काल्पनिक आधार पर शिफ्ट किया जा रहा है। एप्लीकेशन में आगे कहा गया यह भी समझ से परे है कि जांच एजेंसीज के पास पूरे मुख्यालय में सिर्फ एक ही लॉकअप है। उन्होंने कहा कि दावे के अनुसार भले ही उक्त लॉकअप में कीटनाशक का उपयोग किया हो, एजेंसी को उन्हें मुख्यालय में स्थित दूसरे लॉकअप में शिफ्ट करना चाहिए। एप्लीकेशन के अनुसार संजय सिंह ने शिफ्ट होने से इनकार कर दिया। दावा किया गया कि उन्हें लॉकअप के बाहर सुला दिया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। संजय सिंह के वकीलों की तरफ से दी गई एप्लीकेशन में यह भी कहा गया कि एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संजय सिंह से पूछताछ सिर्फ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार सीसीटीवी कवरेज वाले स्थान पर की जाए और उक्त सीसीटीवी फुटेज को भी संरक्षित किया जाए। याचिका में संजय सिंह के वकीलों ने उन्हें कहीं और शिफ्ट किए जाने के निर्देश देने का आवेदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में मुस्लिमों के लिए बिना कोई काम किए लालू यादव उनके वोट ले जाते हैं और अपने हिसाब से मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करने के बाद भी नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट नहीं देते। जातीय जनगणना करवाने से भी इसलिए नीतीश कुमार का काम बनता नहीं दिख रहा क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उनका खेल बिगाड़ने के लिए काफी हैं। इस बात से परेशान नीतीश कुमार ने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई और सरकार की तरफ से मुस्लिमों के हित में किए गए कामों की बारीकियां बताईं ताकि वे मुस्लिमों के बीच इस बातों को रख सकें। लेकिन मुस्लिम अब तक नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते। वजह यह कि 2017 में नीतीश महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। तब से नीतीश कुमार से मुस्लिम वोट छिटकते गए। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन जीता एक भी नहीं, बल्कि ओवैसी के 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार के ऊपर ओवैसी का खतरा अब भी कायम है। कांग्रेस और आरजेडी के बिहार में पराभव के बाद मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ आ गए थे। इसके बावजूद आरजेडी मुस्लिम विधायकों के मामले में सबसे आगे रहा। आरजेडी ने 2020 में 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उसके 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। आज भी विधानसभा में जेडीयू का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है।
साल 2015 का विधानसभा चुनाव जेडीयू ने महागठबंधन के साथ लड़ा था। महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस शामिल थे। तब 23 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। साल 2000 के बाद ये पहला मौका था जब इतनी संख्या में मुस्लिम विधायक जीते। साल 2000 में चुनाव में 29 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए। साल 2015 में सबसे ज्यादा 11 मुस्लिम विधायक राजद से थे। कांग्रेस के 27 विधायकों में 6 और जेडीयू के 71 में 5 विधायक मुस्लिम चुने गए थे। मुस्लिम वोट पहले कांग्रेस को जाते थे। बिहार में समाजवादी दलों के उत्थान से कांग्रेस हाशिए पर चली गई। तब ये वोटर आरजेडी के साथ आ गए। आरजेडी के सीएम रहते लालू प्रसाद ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोककर उन्हें गिरफ्तार करा लिया। इससे आरजेडी के प्रति मुसलमानों का भरोसा और बढ़ा। वे आरजेडी की ओर मुखातिब हुए। लालू के जेल जाने के बाद आरजेडी ने मुसलमानों में भरोसा कायम रखने का कोई काम नहीं किया। आरजेडी की तर्ज पर नीतीश कुमार ने कई मौकों पर मुस्लिम तबके को यह भरोसा दिलाया कि वे भले ही बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके उसूलों से कभी समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम वोट गैर भाजपा दलों के पाले में जाते रहे हैं, यानी बिहार में ये वोट कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू को मिलते हैं। इस बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति में एंट्री मार दी। बिहार में विधानसभा के उपचुनावों में भी ओवैसी का जलवा दिखा। उनका कोई कैंडिडेट जीता तो नहीं, लेकिन वोट काटकर हराने में उनके उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।